गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। मैं राम तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का। प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में आपके समक्ष पहला क्वेश्चन है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके संचालन में किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने मुंडक, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है सुनिधा, चौथा ऑप्शन है अनिरुद्ध। सही उत्तर इसका क्या है? और प्यारे अभ्यर्थियों, बात करें बौद्ध संगीतियों की तो देखिए, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी ये बौद्ध संगीति महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। इसमें आपके जो राजा थे वो थे आपके अजातशत्रु। और ये जो स्थल जो आपका था पहली बौद्ध संगीति का तो वो था राजगृह। तो थी बौद्ध संगीति आपके सभा कामी की अध्यक्षता में हुई और इस समय आपके शासक थे जिन्होंने संचालन किया था, उनका नाम था कालाशोक, जो कि वैशाली में आयोजित की गई थी। तो प्यारे अभ्यर्थियों, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके संचालन में किया गया था? तो सही उत्तर प्यारे अभ्यर्थियों आपका कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता थी, अशोक इसमें राजा थे, पाटलिपुत्र में आयोजन करवाया गया था इसका। और जो चौथी बौद्ध संगीति थी आपकी, उसकी अध्यक्षता आपके वसुमित्र ने की थी, आपके कनिष्क इसके शासक थे और इसका आयोजन आपके कुंडलवन नामक जगह पे किया गया था। यहाँ तक क्लियर हुआ आप सभी को? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आपकी संसद या आपकी राज्यसभा या फिर आपकी लोकसभा या फिर आपके लोकसभा के अध्यक्ष? कौन उत्तरदायी है आपके अखिल भारतीय सेवाओं के लिए? और सही उत्तर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है आपका राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा जो है वो आपके अखिल भारतीय सेवाओं के लिए क्या है, उत्तरदायी होती है। यहाँ पे बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु प्रस्ताव पारित करे तो संसद द्वारा इस प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है। यानी कि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद इस प्रस्ताव के आधार पर नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का कार्य कर सकती है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों अखिल भारतीय सेवाओं की तो अखिल भारतीय सेवाएं भारत में मुख्य रूप से 3 हैं। एक हो गई आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी है आपकी भारतीय वन सेवा। ये 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलें और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है? सरयू, गोमती, सोन या फिर कोसी? और बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो सही उत्तर है कि घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? तो घाघरा की सही की जो सहायक नदी है वो सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, यानी सरयू नदी। सरयू नदी आपके घाघरा की सहायक नदी है। यानी घाघरा की बात करें तो जैसे करड़ाली नदी के नाम से भी जानते हैं, मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार पर उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की आपकी 12मासी नदी है, जिसे करड़ाली नदी के नाम से भी जानते हैं, घाघरा नदी के नाम से भी जानते हैं। ये नेपाल में हिमालय से होकर के बहती है और भारत में ब्रह्मपुत्र पर शारदा नदी में जाकर के मिलती है। क्लियर हुआ? बात करें घाघरा नदी के प्यारे अभ्यर्थियों सहायक नदियों की तो घाघरा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो हैं आपकी शारदा, सरयू, राप्ती नदी आदि जो नदियां हैं ये आपके घाघरा यानी करनाली नदी की सहायक नदियां हैं। यहाँ तक कन्फर्म है? अगले नंबर पे चले और अगला प्रश्न है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? SSC GD 2021 ने इसको पूछा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका 1921। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 28 जनवरी 1921 में हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना और सबसे बड़ा एक फाइनेंशियल जो बैंक है आपका कमर्शियल जो बैंक है वो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। JM कीन्स इसके संस्थापक थे, हमेशा याद रखिएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना की थी वो JM कीन्स ने की थी। ठीक है, इसको बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे इन तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर के बनाया गया था। बाद में 1955 में इसका नाम परिवर्तन हुआ और इसका नाम परिवर्तित होकर के भारतीय स्टेट बैंक बन गया, SBI बन गया, यानी कि इसे हम SBI के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किस निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है? UPSSC लोअर 2019 ने पूछा था कि निम्न में से किसे निकट दृष्टि दोष के नाम से माना जाता है? और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका मायोपिया।
ऑप्शन हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मैटिक्स या फिर मायोपिया। और सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका मायोपिया। मायोपिया की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देखिए इसमें आँख का जो गोलक होता है, आपने पढ़ा होगा, आँख का जो गोलक है कुछ बड़ा हो जाने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के बीच की जो दूरी होती है ये दूरी बढ़ जाती है, यानी कि आँख का जो गोलक है, आँख का गोलक बड़ा हो जाता है मायोपिया से। इससे क्या होता है कि जो आपका फोकस बिंदु है और जो रेटिना है इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अतः जो आसपास की वस्तुएं जो हैं वो तो बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई देती हैं, परंतु जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो ब्लर प्रतीत होती हैं, मतलब ब्लर हो जाता है, सब कुछ धुंधली दिखाई देने लगती हैं। ऐसे पीड़ित व्यक्तियों को हमेशा अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा प्रयोग में लाना चाहिए। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने आपसे पूछा जा रहा है कि देवमाली किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मतलब किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है देवमाली। और प्यारे अभ्यर्थियों देवमाली स्थित है आपके डी ऑप्शन यानी ओडिशा में। ओडिशा आपका बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। पूर्वी घाट में स्थित देवमाली जो पर्वत श्रृंखला है, जो पर्वत शिखर है, ये आपके ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित है। देवमाली पर्वत शिखर की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो देवमाली पर्वत शिखर आपका ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपकी 1672 मीटर ऊंची है। 1672 मीटर ऊंची, 1672 मीटर ऊंची ये ओडिशा के कोरापुट नामक जिले में स्थित है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न की ओर आ जाओ फिर। देखिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2016 में पूछा गया था कि शून्यकाल का क्या अर्थ होता है। जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए या अति महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा उठाई जाए या फिर सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का जो अंतराल होता है या फिर जब धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाए तो किसे शून्यकाल का दर्जा दिया गया है। शून्यकाल क्या है? वैसे तो प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय मीडिया इस शून्यकाल को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो कहते हैं कि संसद में जब अति महत्वपूर्ण विषय में जब चर्चा उठाई जाती है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठाने के लिए कि शून्यकाल जो है प्यारे अभ्यर्थियों ये भारतीय संसद की एक देन है। इसमें अगर बात करें तो देखिए दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद यानी 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक के बीच का जो समय होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इस काल के दौरान संसद का कोई भी सदस्य कोई भी अति महत्वपूर्ण जो है तो विषय पर कोई चर्चा उठाता है और उस पर तुरंत कार्यवाही करने का प्रयास किया जाता है, यानी कि जो सदस्य होता है वो तुरंत कार्यवाही की मांग करता है कि इस पर तुरंत कार्यवाही हो। तो देखिए प्रश्नकाल के ठीक बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच का जो समय होता है जिसमें अति महत्वपूर्ण विषय पे संसद का कोई भी सदस्य जो है तो अपने एक महत्वपूर्ण चर्चा उठा सकता है, इस समय को शून्यकाल के नाम से जाना गया है। किस नाम से? शून्यकाल के नाम से जाना गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो फिर आ जाओ यूपी स्पेशल में। तो यूपी स्पेशल का अगला प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है? एटा, इटावा, गोरखपुर या फिर हमीरपुर जनपद, कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होता है? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें तो सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन यानी हमीरपुर जिला। ठीक है, हमीरपुर जिला है। इसकी बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो आपका अर्जुन बांध है, अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के चरखारी तहसील में अर्जुन नदी पर स्थित है। यानी कि महोबा जिले का जो चरखारी है, चरखारी में जो आपकी अर्जुन नदी है, इस अर्जुन नदी पर बनाया गया है अर्जुन बांध। और अर्जुन बांध की जो 42 किलोमीटर लंबी जो मुख्य नहर है, इस 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर ज़िले में सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसमें दोनों में क्या किया जाता है कि सिंचाई की जाती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित होने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? तो प्यारे अभ्यर्थियों हमीरपुर जिला और महोबा जिला दोनों हैं, लेकिन प्रश्नों के अनुसार यहाँ पे महोबा जिला नहीं है, यहाँ पे हमीरपुर जिला है। तो हम कहेंगे कि हमीरपुर जिला लाभान्वित होने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 में पूछा गया था कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, राणोजी सिंधिया या फिर मोरोपंत, किसके द्वारा किया गया? और सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों आपका ए ऑप्शन रानी अहिल्याबाई। रानी अहिल्याबाई के द्वारा काशी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर का क्या किया गया?
एक पुनर्निर्माण किया गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें अगर प्यारे अभ्यर्थियों यहाँ पे तो देखिए वाराणसी यानी काशी जो है तो भगवान शिव की नगरी के नाम से जानी जाती है। जो वाराणसी है आपका भगवान शिव की नगरी के नाम से जानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है तो आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है, जिसका जो 3500 वर्ष का पुराना एक इतिहास भी जो है तो लिखा गया है। मंदिर की अगर बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, आज हम देखते हैं जिस मंदिर को, तो इसे 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी थी, इंदौर की जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। चूँकि विदेशी हमलों के कारण ये जीर्ण शीर्ण हो गया था, अतः 1780 ईस्वी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जो है तो वर्तमान का जो स्वरूप है इसका निर्माण करवाया था। 1780 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने कहाँ की महारानी थी, तो ये इंदौर की महारानी थी। क्लियर हुआ। अब आ जाएं करंट अफेयर में, तो हाल ही में किस संस्थान ने डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। और यहाँ पे प्यारे अभ्यर्थियों सही उत्तर होगा आपका डी ऑप्शन, यानी आईआईटी कानपुर। यानी आईआईटी कानपुर ने डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। प्यारे अभ्यर्थियों तो बात करें तो देखिए आईआईटी कानपुर ने क्या किया है कि डीआरडीओ के सहयोग से अगली पीढ़ी की रक्षा प्रौद्योगिकियों में अंतर विषय अनुसंधान के लिए डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। ये पहल अनुभवी संकाय, प्रतिभाशाली विद्वानों और साथ ही साथ डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल है, जिसमें आपके आईआईटी कानपुर ने डीआरडीओ के साथ मिलकर के डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन हेतु 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? निम्स बेंगलोर, KGME लखनऊ, एम्स दिल्ली या फिर CMC वेल्लोर। और प्यारे अभ्यर्थियों इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो ए ऑप्शन होगा आपका निम्स बंगलौर। यानी निम्स बंगलौर ने चिकित्सा संस्थान में जो निम्स बंगलौर है इसने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन हेतु 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे अभ्यर्थियों। और भी अगर डिटेल में अगर बात करें हम इसको लेकर के, तो प्यारे अभ्यर्थियों हम पाते हैं कि बेंगलोर स्थित जो आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, जिसे निम्स के नाम से जानते हैं, WHO से स्वास्थ्य संवर्धन हेतु 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है। प्यारे अभ्यर्थियों 2019 में स्थापित यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, जिसकी स्थापना आपकी 2019 से प्रारंभ की गई थी आपके नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में। जो आपके केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया ने जो है तो इस संस्थान निम्स बंगलौर को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित की। क्लियर हुआ प्यारे अभ्यर्थियों। बात करते हैं आज के सवाल कार्यक्रम की। तो पहले बात करते हैं हम कल के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन हमने पूछा था आपसे कि जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को क्या कहते हैं? और सही उत्तर था प्यारे अभ्यर्थियों आपका द नेशनल डाइट। द नेशनल डाइट कहते हैं जापान की संसद को। और जिन्होंने बिल्कुल सही और फास्ट उत्तर दिया है, आंसर दिया है, उनके नाम मैं बोलूँगा तो रेशमा, छोटी रानी, आकांक्षा वर्मा और शिवहरी चैलेंज। शिवहरी चैलेंज अगर मुझे सुन पा रहे हो अगर इस क्लास में, तो कृपा करके आप जो भी कमेंट करिएगा तो उसमें अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा। शिवहरी चैलेंज आपके चूँकि यूट्यूब चैनल का नाम है, आप अपना जो है तो जो आपका रियल नेम है वो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा कि आप कौन है। ठीक है, तो रेशमा, छोटी रानी, आकांक्षा वर्मा और शिवहरी चैलेंज, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पर। तो आज का सवाल है प्यारे अभ्यर्थियों की वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090 की योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन सुनिएगा, 12 दिसंबर 2012, 15 नवंबर 2012, 16 नवंबर 2013 या फिर 20 नवंबर 2014। वुमेन पावर हेल्पलाइन की 1090 योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्यारे अभ्यर्थियों तेज और सबसे सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करते हैं हम आज के सवाल कार्यक्रम के विनर के रूप में। तो प्यारे अभ्यर्थियों अगर आपके पास इसका सही उत्तर तो देन हमें तुरंत कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे कल इसी क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, शुभ रात्रि।